जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे इस जीकेजीएस डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आ चुके हैं पॉलिटी घटना चेक, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है। इसका प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना हुआ है। अगर जो आप नहीं देखें इसके पहले वाला वीडियो तो आप जा करके देख सकते हैं। और आज से जो हम करेंट अफेयर्स भी इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट जो है करंट अफेयर्स पहले चलेगा, उसके बाद हमारा जो है डिस्कशन चलेगा पॉलिटी का घटना चक्र, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना करंट अफेयर्स का कोई भी रिजल्ट होना आज के समय में असंभव है। इसलिए हम आज से फैसला किए हैं कि करंट अफेयर्स को भी हम लोग जितना भी हो सके इसका धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे और इसको धीरे धीरे लेके चलते हैं, ताकि हमारा ये घटना चक्र के साथ साथ करंट अफेयर भी मजबूत होते जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट। देख सकते हैं स्पीडी का करंट अफेयर है, जो कि फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 तक के इसमें दिया गया है। तो इसी को हम लोग डेली बेसिस पे लेके चलेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले हम करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद घटना चक्र का जो भी अगला चैप्टर होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्या है। भारत का जो राष्ट्रपति है कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब पूछता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं कैमे राष्ट्रपति? 15वें। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और प्रधानमंत्री जी कौन है? ये तो सब लोग जानते हैं, पीएम। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दोनों 15 में है, दोनों उच्च पद है। तो दोनों 15 में, और उपराष्ट्रपति थोड़ा सा राष्ट्रपति से नीचे है, इसलिए वो क्या हो गए? 14 में हो गए। तो इसका ट्रिक है ना, यही ट्रिक है कि दोनों जो उच्च पद पर हैं वो दोनों को 15वें पर रखना है, और जो नीचे है उसको एक अंक नीचे कर देना 14वें पर। तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि कैमे नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जो है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, जो कैमे नंबर के हैं? 50वें नंबर के। कैमे नंबर के? 50वें। अगला है महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी, जैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है ना, उसी तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है? तो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, जो कि 16वें है। क्या में है? 16वें। तो करा महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। कैमे नंबर के? 16वें। कैमे नंबर के? 16वें नंबर के हैं। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी से नीचे होते हैं सॉलिसिटर, है ना, और इसी के अधीन ये काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? तुषार मेहता है। तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। और अटॉर्नी जनरल पूछेगा तो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी है। कौन है? रमनी है। और कह रहा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल है। इसका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? कौन है? गोयल जी, है ना। करा आदर्श कुमार कौन है? गोयल है। आदर्श कुमार गोयल कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और अटॉर्नी जनरल कौन है? रमनी जी है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। आदर्श कुमार गोयल। अगला चलते हैं। संसदीय प्रमुख में आप आते हैं ना, संसद में जो प्रमुख है उसमें आते हैं। संसद के सभापति कौन है? संसद के जो सभापति राज्यसभा का कहलाता है कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। संसदीय प्रमुख से संबंधित देखते हैं।
तो कह रहा राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। देखो बताते हैं, राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। जैसे राज्यसभा जब चलता था नहीं देखता, जगदीप धनखड़ बैठल रहते हैं मेन पर और वो समझते रहते हैं, हल्ला उल्ला करता है, तो समझ में आ रहा है ना? तो कौन होते हैं सभापति? उपराष्ट्रपति होता है। मतलब भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। कौन होंगे? राज्यसभा के सभापति हो गया। उपसभापति भी होता है वहाँ, ठीक है। तो अगर राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। और उपसभापति कौन है? हरिवंश हरिवंश नारायण सिंह। अब तुम बताओ आदर्श कुमार गोयल कौन है? ये हरित से रिलेटेड, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। पूरा शब्द बोलने की कोशिश करो, रिलेटेड नहीं है ना, दिमाग पर जोर डालो थोड़ा सा, ठीक है। करा अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमण। तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल है। करा उपसभापति राज्यसभा के क्या है? जगदीप धनखड़, जो कि भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति है। भारत के कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, उपसभापति राज्यसभा के क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। अगला चलते हैं, महासचिव। इसमें 3 पद है ना? सभापति, उपसभापति और महासचिव। तो महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। मोदी कर याद रखो ना, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जी क्या है? तो राज्यसभा के सचिव है। क्या है? राज्यसभा के सचिव, महासचिव, सॉरी, राज्यसभा के क्या है? महासचिव है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? मोदी जी है ना? पूरा नाम है इनका प्रमोद चंद्र मोदी। तो राज्यसभा के उपसभापति महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। ठीक है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन? मोहन है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। करा उपसभापति अगर बोले तो हरिवंश नारायण। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। और महासचिव कौन है? मोदी है ना? कौन मोदी है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? कारण नेता विपक्ष, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी कोई नहीं है ना, खाली है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कोई नहीं है। कारण लोकसभा में लेकिन होगा, है ना, लोकसभा में होगा। कारण नेता विपक्ष राज्यसभा के कोई नहीं है। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा, है ना, सभा। कारण नेता जो है सत्ता पक्ष के राज्यसभा में कौन है? पीयूष गोयल है। सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल है। और अध्यक्ष लोकसभा के कौन है? अभी लोकसभा में आ गया राज्यसभा से ओम बिरला, है ना, जो कुर्सी पर बैठे। न्यूज देखता है ना, तो न्यूज में नहीं देखते, संसद भवन, हाँ, उसी को बोलते हैं ओम बिरला। हाँ, ओम बिरला, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, जो कि कितने बार के हैं? 17वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। अगला, कारण नेता विपक्ष लोकसभा के, है ना, अधीर रंजन चौधरी हैं। कारण विपक्ष के अगर नेता लोकसभा में पूछा जाए तो अधीर रंजन चौधरी कौन, किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। हाँ। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। कारण विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अब बताओ राज्यसभा में महासचिव कौन है? ये महासचिव है, हाँ, मोदी है। हाँ। कौन? चंद्र मोदी है। प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र। अगला है, अगला बताना तुम कि उपसभापति राज्यसभा के क्या हैं? उपसभापति, सभापति ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। सभापति उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अब पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल राज्यसभा में उसके जो सत्ता पक्ष के हैं नेता। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल है। और अध्यक्ष लोकसभा के कौन है? अभी ओम बिरला है। और विपक्ष के लोकसभा कौन है? विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है? अभी बताया, अधीर रंजन चौधरी। अगला है महासचिव लोकसभा के कौन है?
जैसे उसमें महासचिव था ना राज्यसभा में, कौन पीयूष था? गोयल, न- पीयूष गोयल था। मोदी मोदी, प्रमोद महासचिव मोदी अरे प्रमोद चंद्र मोदी है ना प्रमोद चंद्र मोदी मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र। तो उसी तरह से लोकसभा महासचिव कौन है? तो करा उत्पल कुमार सिंह है। उत्पल कुमार सिंह। सिंह है। करा राज्यसभा में जो है महासचिव के पद पर कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी वॉल्यूम बढ़ाओ। प्रमोद चंद्र मोदी। मोदी। और लोकसभा में महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। आगे बढ़ते निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो करा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन राजीव कुमार राजीव कुमार है। राजीव कुमार, कौन है? राजीव राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ये कुमार 25वें नंबर के हैं। कितवें नंबर के हैं? 25वें नंबर, तो बता तुम निर्वाचन से संबंधित किस भाग में है? 15 में। हाँ, ठीक है। 15। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 324 से 324 से कितना, 29 तक। 29, 324 से 29 29 तक है। अगला चलते हैं। कह रहा चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गया? राजीव कुमार हो गया। हाँ, अब एक होता है चुनाव आयुक्त होता है ना? तो अरुण गोयल है, अनूप चंद्र पांडे हैं। 2 गो चुनाव आयुक्त होता है और 4 गो होता है उप चुनाव आयुक्त, है ना? इसमें क्या क्या होता है? एक गो होता है मुख्य, मुख्य 2 गो होता है क्या? चुनाव आयुक्त, है ना? एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 गो होता है चुनाव आयुक्त और 4 गो होता है उप चुनाव आयुक्त। ये सब मिलकर के मुख्य वाला राजीव ने है, हाँ मुख्य वाला मेन कौन है? राजीव राजीव कुमार कुमार है। मुख्य वाला कौन है? राजीव कुमार बोलो मुझे। राजीव कुमार। अगला है करा चुनाव आयुक्त में 2 व्यक्ति हैं, एक अरुण गोयल और एक अनूप चंद्र पांडे। गोयल और पांडे, पांडे गोयल और पांडे गोयल और पांडे, गोयल और पांडे। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछे तो राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त कौन है? गोयल और पांडे, गोयल और पांडे। और उप चुनाव आयुक्त 4 गो होता है। क्या गो? 4 1 गो। 2 3 4। ठीक है। करा उप चुनाव आयुक्त क्या गो होता है? 4 गो। तब पूछ देता है क्वेश्चन कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है निर्वाचन आयोग के? पहले एक वो होता है मुख्य चुनाव आयोग, फिर चुनाव होता है चुनाव आयोग, फिर 2 होता है उप चुनाव आयोग, 4 4 गो गो। उप चुनाव आयोग। तब पाए मुख्य कौन है? राजीव राजीव कुमार। कुमार है जो कि 25वें नंबर के हैं। हाँ, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव- सॉरी चुनाव आयुक्त कौन है? गोयल गोयल और- पांडे और पांडे, गोयल और पांडे और 4 गो है मुख्य सॉरी उप चुनाव। उप चुनाव, 4 गो मुख्य उप मुख्य चुनाव, चुनाव आयुक्त 4 गो है कौन? उप चुनाव आयुक्त। 4 गो कौन है? उप चुनाव, उप चुनाव आयुक्त। अगला चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। करा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू। जैसे द्रौपदी मुर्मू है ना, हाँ। तो उसी तरह से भी गिरीश चंद्र मुर्मू मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू करा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष हाँ, मुर्मू है। कौन मुर्मू? गिरीश चंद्र मुर्मू अगला है महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए को होता है। एगो तो सीएजी हो गया, एगो सीजीए होता है। तो ये कौन है? भारती दास है। कौन है? भारती भारती करा दास सीजीए कौन है? भारती भारती दास और सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू और सीजीए भारती दास तो सीजीए को बोलते हैं महालेखा नियंत्रक और उसको सीएजी को बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षक, परीक्षक है ना? अगला चलते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। करा सेना जो हमारे देश में है उसका प्रमुख कौन कौन है? तीनों सेना में, है ना? जल सेना, थल सेना और वायु सेना से संबंधित जो है देखेंगे कौन कौन अध्यक्ष है। तो कह रहा सर्वोच्च सेनापति हमारा कौन होता है आज के डेट में? आज के डेट में नहीं, मतलब शुरू से सर्वोच्च सेनापति किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। कह रहा सेना का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधान होता है ना? लेकिन उसको एक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सीडीएस का नियुक्ति किया गया है। लो तुम देखो, है ना? और उसके बाद मेन कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है। कह रहा वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? चौधरी जी, है ना? बीआर चौधरी। वायुसेना के बीआर चौधरी बा से वायु और बा से बीआर चौधरी, बा से वायु और बा से बीआर चौधरी। कह रहा नौसेना के हरि कुमार, हरि कुमार है ना? हरि विष्णु पानी में जाके करते हो ना, तो नौसेना कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो नौसेना के कौन हो जाएंगे? हरि कुमार। और थल सेना के मनोज पांडे, है ना? थल सेना के मनोज पांडे थल सेना के मनोज पांडे थल सेना के मनोज कह रहा पांडे थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे और नौसेना के हरि कुमार और वायुसेना के चौधरी। कह रहा सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं?
राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और सर्वसेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला है वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वायुसेना चौधरी। बी आर चौधरी। बी आर चौधरी। बी आर चौधरी। बी आर चौधरी। नौसेना के? हरि नौसेना के? हरि कुमार। थल सेना के? मनोज पांडे। थल सेना के? मनोज पांडे। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जिसको कहते हैं। अनिल कुमार चौहान। सीडीएस कौन है? अनिल कुमार चौहान। पहला सीडीएस कौन थे? पहला था ही हमारा बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत, जो कि तमिलनाडु में क्रैश होने की घटना से उनका देहांत हो गया। अगला है क्रम महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? मनोज कुमार कटियार। ये अलगे वो है ना, महानिदेशक मतलब डीजीपी है ना, डीजी जिसको बोलते हैं, महानिदेशक सैन्य अभियान है ना। सैन्य अभियान के जो महानिदेशक है कौन है? मनोज कुमार कटियार है। कौन है? मनोज कुमार कटियार। क्रम महानिदेशक कौन है? कटियार है। कर सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? मनोज कुमार कटियार। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? मनोज कुमार कटियार। अगला है सचिव एवं सलाहकार से संबंधित, ठीक ना। कह कि कैबिनेट सचिव कौन है? अभी राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। गाबा है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। कर सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है? अभी ऋषि। तरुण कपूर। अच्छा, तरुण। कर प्रधानमंत्री जो है उसके उनका सलाहकार सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। तरुण कपूर है। उनका सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। कर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो पीके मिश्रा है, प्रमोद कुमार मिश्रा। कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। पीके मिश्रा मतलब प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। प्रधान सचिव पीके मिश्रा। प्रधान सचिव पीके मिश्रा। और रक्षा मंत्री कर रहा है कि रक्षा वित्त सचिव। कर रक्षा का जो है वित्त सचिव कौन है? तो अभी गार्गी कौन है? गार्गी अब विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है ना। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन। कैबिनेट सचिव कौन है? अभी कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। राजीव। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। अगला है सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है? तरुण बजाज। तरुण बजाज। कपूर कपूर है ना। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण तरुण कपूर। अगला है प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री का? पीके मिश्रा। पीके मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? अच्छा, वित्त सचिव कौर। गार्गी गार्गी। कौन? अब विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। क्वात्रा। तो आज करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं, कल इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, अब देखते हैं घटना चक्र से संबंधित पॉलिटी के आज का चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय गान से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान में सभा में किया गया था। कह रहा है कि भारतीय झंडा संहिता है ना। झंडा संहिता मतलब झंडा का जो कानून है ना। झंडा जब हमारा देश का राष्ट्रीय, तो उसमें एक समिति बना है ना, राष्ट्रीय संहिता बना, राष्ट्रीय झंडा संहिता, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके जो रंग है ना, झंडे में जो 3 रंग है, ऊपर के केसरिया, बीच का व्हाइट और नीचे का हरा, उसके मध्य में चक्र का जो महत्व है का जो यथेष्ट वर्णन है, मतलब उसके जो हमारा झंडा है उसके 3 कलर एवं उसके बीच में जो अशोक चक्र का जो तिल्ली है जो 24 है, उसके बारे में वर्णन मिलता है ना। तो इसके बारे में वर्णन कौन किए हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी एस राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। कहाँ किया गया था? संविधान सभा में किया गया था। ऐसा हमारा संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ था है ना। तो उसी में हमारा झंडा जो प्रतीक है उसमें जो है झंडा संहिता है, उसमें हमारे तीनों जो रंग है और उसमें जो बीच में चक्र है उसके बारे में वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राधा अगला चलते डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग एवं निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। कह रहा है कि राधा कृष्णन महोदय ने कहा है कि भगवा या केसरिया, ऊपर में जो भगवा है, ऊपर का रंग कैसा है? भगवा है, और उसको केसरिया भी हम लोग कहते हैं। तो वह किसका प्रतीक है?
त्याग का। है ना। तो त्याग का है, निस्वार्थ का, मतलब कोई भी स्वार्थ नहीं है उसमें, है ना, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। और त्याग है मतलब आप जो है देश की जनता के लिए या फिर किसी को लिए त्याग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। और उसको क्या कर सकते हैं? और निस्वार्थ मतलब कोई उसमें स्वार्थ आपका छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब निस्वार्थ भाव से आपको त्याग करना है। ये हमारा केसरिया रंग का प्रतीक है। केसरिया रंग भगवा की तरह दिखता है, इसलिए उसको हम लोग भगवा रंग भी कहते हैं। अगला चलते हैं। हमारे झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और आचरण की प्रेरणा देता है। हमारा जो बीच का फ्लैग का जो बीच का रंग है सफेद, वह किस बात का घोतक है? सच्चाई। तो सच्चाई के रास्ते पर चलना, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रतीक देता है ना। अगला चलते हैं। हरे रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। करा हरा रंग जो हमारा फ्लैग का है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हरे रंग का मिट्टी वनस्पतियों के साथ, जैसे हरे हरे पौधे, है ना, हमारा जो जमीन है वो एकदम हरा भरा रहे, है ना, और हमारा संबंधों को उजागर करता है ना, जिससे हमको उससे जुड़ाव लगा हुआ रहेगा, है ना। तो तीनों समझिए। पहला था क्या? ऊपर में केसरिया रंग, तो केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? त्याग का। तो त्याग करना है निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। त्याग कैसे करेंगे? निस्वार्थ भाव से। कैसे करेंगे? निस्वार्थ भाव से। उसके बाद बीच में आता है व्हाइट, है ना। व्हाइट में होता है शांति का प्रतीक है ना, शांति का भी प्रतीक है और ईमानदारी से ईमानदारी के रास्तों पर चलने का भी प्रतीक है। तीसरा है हरा। तो हरा है तो हमारा धरती कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जुड़ाव उससे क्या हो, लगा रहे। अगला चलते हैं। करा सफेद रंग के मध्य में अगला चलते हैं। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। करा सफेद रंग के जो मध्य में अशोक चक्र है धर्म राज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धर्म राज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? करा चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र क्या है? चक्र जब चलता है तो क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से चक्र जिस तरह से आगे बढ़ता है उसी तरह से जो है कह है कि प्रगति, मतलब कोई भी चीज में मनुष्य जो है क्या करे? चक्र की तरह चलते रहे और अपने प्रगति पर अग्रसर रहे। तो चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। करा गतिशील तो रही है लेकिन शांति भी रही है। कैसा रही है? शांति से गतिशीलता का प्रतीक है। करा भारत का अगला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। जो कि कितने रंगों की पट्टी में है? तीन रंगों की पट्टी में। कितने रंगों की? अगर इसका रेशियो अगर पूछे तो 3:2, मतलब तो 3 और 2 के अनुपात में हमारा झंडा का साइज है। कितना है? 3 और 2 के अनुपात में। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग है। सभी को जानते हैं कि सबसे ऊपर वाले भाग में हमारा कैसा है? भगवा रंग या केसरिया रंग है। बीच में व्हाइट है और लास्ट में हरा है, क्योंकि धरती हमारा कैसा होता है? हरा होता है। धरती कैसा होता है? हरा होता है। तो समझ में आ गया? अब रंग में कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी झंडा को हम लोग को उल्टा नहीं पकड़ना है ना। झंडे को जो दिशा होता है उसी दिशा में और उसी हाइट में रखना है। हाइट नहीं, जैसे कि मतलब वो होता है ना कि केसरिया रंग को नीचे कर दिया तो हरा को ऊपर नहीं, ये झंडा का अपमान हो जाएगा। इसलिए झंडा को लहराते समय इस बात को ध्यान देना है कि झंडा कि उल्टा ना हो। हाँ, कि झंडा का जो नियम है वो नियम के अनुसार है कि नहीं है ना। क्योंकि कितने व्यक्ति को झंडा का अपमान करने के विरुद्ध जो है उस पर कार्रवाई हो चुका है। तो झंडा का भी एक संहिता है, जिस संहिता के अनुसार हर एक मनुष्य, भारत के हर एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि उसका इज्जत करे। केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का है ना। बीच में जो श्वेत है वो शांति और सच्चाई का है, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि। बोले थे ना कि धरती कैसा रहेगा? हरा रहेगा। तो हरा रहेगा, हरा भरा रहेगा तो उर्वरता ज्यादा रहेगी, है ना।
और तो उर्वरता जब रहेगा तो समृद्धि होगा, मतलब ज्यादा अनाज होगा, समृद्धि होगा। कह रहा ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है। कह रहा ध्वज की पट्टी में एक बीच सा नीला रंग है ना, जो नीला क्या है, चक्र है, जिसमें कितने तिलियां हैं, 24 तिलियां। क्या है, 24 तिलियां है, जिसका प्ररूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। तो ये लिया कहाँ से गया है, तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ना, उसी के चक्र से उठा के और झंडा में फिट किया गया है ना, उसी के चक्र से झंडा में फिट किया गया। तो पूछेगा कि हमारा जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। यह न्याय का प्रतीक है। चक्र जो खली है वो किसका प्रतीक है, करा हमारा जो चक्र क्या है, न्याय का प्रतीक। चक्र क्या है, न्याय का प्रतीक है और प्रगति का एक प्रतीक है। प्रगति और न्याय मतलब शांति से प्रगतिशील रहिए और न्याय का भी प्रतीक है। आगे करा पिंगली मकइयो, करा कि झंडा का जो अथी किया था, निर्माण किए थे, जो ध्वज तैयार किए थे, वो किसने किया था, तो पिंगली बैंकैया। किसने, पिंगली बैंकैया द्वारा हमारे झंडा का प्रारूप या फिर उसको तैयार किया गया था ना। क्या किसने तैयार किया था, तो पिंगली बैंकैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि हमारा देश का जो झंडा है वह किसने बताया था, ये अशोक चक्र है ना। इसी को जो है उठा करके कहाँ रखा गया है, तो झंडा में रखा गया है ना। अशोक चक्र सारनाथ का है, कहाँ का है, तो सूर्य मंदिर का है। सारनाथ का जो है ना उसका रखा गया है, सारनाथ का इसमें नहीं है, लेकिन इसी तरह से, हाँ इसी तरह से चक्र है जिसको हम लोग कहाँ रखे हैं, झंडा में। तो चक्र जो है किसका प्रतीक है, न्याय का। चक्र किसका प्रतीक है, चक्र किसका प्रतीक है, न्याय का। करा हमारा जो झंडा है उसको किसने बनाया था, पिंगली बैंकैया के द्वारा। करा इसे अपनाया कब गया, जब बना दिया गया तो इसे अपनाया जाएगा ना, कि राष्ट्र में अब इसको समर्पित किया जाता है। तो 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। करा भारत का जो राजकीय चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह है, वो क्या है, अशोक स्तंभ है। तो उसको कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। अगला है भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को, करा हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको जो है भारतीय द्वारा कब अंगीकृत किया गया है, 26 जनवरी 1950 को। वो झंडा में है, झंडा को 22 जुलाई 1947 को। लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, जिसको कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को है, तो उसी दिन हम लोग का जो है राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। करा इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। करा जो मुंडको उपनिषद से, सॉरी, जो थी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके नीचे छोटा सा लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है, तो पूछेगा कि कौन से भाषा में लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि में। कौन लिपि में है, देवनागरी लिपि में। कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ को। और अशोक स्तंभ के नीचे क्या है, सत्यमेव जयते, जो कि किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, किसको, देवनागरी लिपि जो लिखा हुआ सत्यमेव राष्ट्रीय चिन्ह को, है ना। राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा सारनाथ के अशोक स्तंभ के सारनाथ से लिया गया है, उसको कब अपनाया गया है, 1950 और राष्ट्रीय झंडा को 22 जुलाई 1947। अगला चलते हैं। करा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद से, करा है कि भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 करा इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते का मुंडको उपनिषद से। करा हमारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, है ना। जो कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते ना, मुंडको, सॉरी सत्यमेव जयते, हाँ। करा सत्यमेव जयते जो लिया गया है कहाँ से, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से। अगला चलते हैं। अंगीकृत किया गया, इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है।
सॉरी सत्यमेव जयते मुल्कम संसदीय। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। करा भारत का जो हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है? जनगण मन। जन गण मन है। कौन है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम है। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। अगर झंडा पूछेगा तो 26 जुलाई 26 जनवरी 22 जुलाई सॉरी झंडा को 22 जुलाई 1947 को। तो अगला है भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कह रहा भारत का जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला है करा इस पर नीचे देवनागरी लिपि, वही अशोक स्तंभ जो है इस पर देवनागरी लिपि में नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पूछता है क्वेश्चन कि मुंडकोपनिषद सॉरी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अगला भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। अच्छा। करा हमारा जो भारत का राष्ट्रगान है कौन है? जन गण मन। जिसकी अवधि कितने सेकंड की है? 52 सेकंड की है ना। 52 सेकंड में उसको क्या करना? इंड राता करना। तो इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। इसके गायब की अवधि 52 सेकंड है ना। अगला 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। कह रहा भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन जिसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। उसी के बारे में कह रहे हैं कि इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया किया गया था। कब गाया था? 27 दिसंबर 1911। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 1911। को। 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को। कर राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन के कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। आगे चलते हैं। कर रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि से लिया गया है। कारण यह जो हमारा राष्ट्रीय गान है भारत का वो कहाँ से लाया गया है? तो RNT एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है गीतांजलि। ये भी पूछता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? RNT। तो उसी में ही गीत लिखल थे राष्ट्रगान जन गण मन है ना, अधिनायक जय हो है ना। तो उसी से उठा करके हमारा राष्ट्रीय गीत सॉरी गान बनाया गया जिसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। पहली बार कब गाया गया है? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 के किस अधिवेशन में? ऐसे भी पूछता है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर 1911 को। आगे चलते हैं। यार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? करा वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत। करा हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जिसको वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसको कब किया गया राष्ट्रीय गीत? 1950 को। 1950 राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को और इसको भी 50 को है ना। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 1950 दोनों में 50 है। करा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत कर लिया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि गीतांजलि के लिखे हैं? गीतांजलि RNT। गीतांजलि लिखे कौन? RNT, जिससे हमारा जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान लिया गया है। और दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। कौन है? आनंद मठ जो पुस्तक है वो किनका है? बंकिम चंद्र। वहां से गीत लिया गया है राष्ट्रीय गीत जो कि हमारा वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र। और गीतांजलि से क्या लिया गया? जनगण मन। जिसके रचयिता कौन है? RNT है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में
पहली बार गाया गया था। कह रहा राष्ट्रीय गान को तो पहले गाया था कब? 1911 में। 1911 को। और राष्ट्रीय गीत को 1896 में। कब गाया था? 1896। करा कि पहली बार 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 करा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, अब कैलेंडर के बारे में कह रहे हैं, करा भारत का जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। किस संवत पर? शक संवत पर। करा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है किस संवत पर जा रहे, किस संवत पर है? शक शक संवत पर। किस पर है? कह रहा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था इसे। 22 मार्च 1957 को, यानी कि संविधान बनने के, संविधान गणतंत्र दिवस के 7 साल बाद इसको अपनाया गया था। किसको? कैलेंडर दिवस है ना। कैलेंडर जो है एक शक संवत पर 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कह रहा चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है। कह रहा है कि अगर हिंदी महीना से अगर पढ़ते हैं तो चैत वैशाख से पढ़ते हैं। चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूष माघ फागुन, ये लास्ट महीना हो जाता है। अब फिर से चैत से शुरू हो जाता है। तो शक संवत में यही दिया हुआ है। ये तो जनवरी फरवरी तो इंग्लिश के दिन है ना। ये जनवरी और फरवरी देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अंतर हो जाता है। तो हमारा जो शक संवत है, जो कैलेंडर है, वो किस पर आधारित है? शक संवत पर, जिस पर जो है प्रथम महीना कौन होता है? चैत। और अंतिम महीना पूछे तो फागुन। जैसे अभी क्या चल रहा है? फागुन है ना। होली जब आ जाएगा तो चैत हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट इसी में मिलन हो जाता है ना। इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। अंतिम माह कौन होता है? फाल्गुन। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। करा इसको किसके साथ अपनाया गया है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। आगे चलते हैं। समानता चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष 21 मार्च। करा कि चैत जो हमारा महीना है उस समानता किस महीना में शुरू हो जाता है? अगर इंग्लिश में देखा जाए तो जनवरी में 22 मार्च में। 22 मार्च को 22 मार्च को अगर लीप वर्ष नहीं रहे तब। अच्छा, अगर लीप वर्ष रहेगा तो एक दिन आप घट जाएगा, 21 मार्च को, है ना। अब ऐसे 22 मार्च को चैत फैल जाता है, मतलब एंट्री कर जाता है। 22 मार्च को एंट्री कर जाता है। और अगर लीप वर्ष रहे तो 21 मार्च को। समझ में आ गया? करा गंगा की डॉल्फिन है ना। करा कि डॉल्फिन जो हमारा मछली है ना, गंगा में जो रहती थी, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्ता गैंगेटिक है ना। का भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। करा भारत का जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। भारत का जलीय जीव डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है गैंगेटिक का, है ना। क्या है? गैंगेटिका। क्या है? इसका पूरा नाम है प्लेटेनिस्ता गैंगेटिका। प्लेटेनिस्ता गैंगेटिका। अगला चलते हैं। करा बाघ। करा हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है? बाघ है, जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। हमारा ये भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला चलते हैं। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। करा हमारा जो भारत का राष्ट्रीय नदी है कौन है? गंगा नदी है, जिसको कब घोषित किया गया? 2008 में। कब घोषित किया गया? 2008 में। अगला चलते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस, है ना। स्वाधीनता दिवस मतलब हमारा जो स्व का शासन है उसको 15 अगस्त को मनाते हैं। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त। स्वाधीनता मतलब वही आजादी का दिवस 15 अगस्त। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 26 जनवरी। गांधी जयंती कब है? गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर को। अगला राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किसको? गांधी जयंती को। गांधी जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर है। अगला है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? कमल है। बीजेपी है ना, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह है बीजेपी का। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल है आम है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है। तो आज का डिस्क्रिप्शन यही तक था। अब इससे संबंधित हम लोग मिठाई जिलेबी है। हाँ, मिठाई जिलेबी है। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 24 जनवरी 24 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के अथी में लिखा गीतांजलि से, गीतांजलि है ना, RNT के गीतांजलि से लिखा गया। और सबसे पहले इसको कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1900 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस वाला कलकत्ता अधिवेशन में। हाँ। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितना काल है? 52 सेकेंड 52 सेकेंड। सेकेंड है। अगला है, करा भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह वही अशोक स्तंभ है। कब अंगीकृत किया गया है? कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 50 को 26 जनवरी 1950। 50। और अगर झंडा पूछेगा तो 22 जुलाई 1947 को। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को। कब था? 22 जुलाई जुलाई 1947 को। 1947 को। करा भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 को से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां, कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 3 अनुपात 2 3 चौड़ाई 2 लंबाई। अच्छा यहाँ लंबाई चौड़ाई की चौड़ाई लंबाई लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई है ना? लंबाई पहले होगा तब चौड़ाई। अब ऐसे लंबाई ये वाला हुआ और चौड़ाई ये। अच्छा लंबाई चौड़ाई हाँ। उल्टा भी कभी ऐसे कभी कैसे? पूछ देता है अब उल्टा भी पूछ देता है कि चौड़ाई लंबाई कितना होगा, 2-3 तो 2-3 हो जाएगा। हाँ। ऐसे मतलब कि एग्जाम में फंसाने के दृष्टिकोण से ऐसे इसका लंबाई और चौड़ाई होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यस सही बात है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। नहीं 24 नहीं, ये को। गलत है, 24 तिलियां हैं। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। 2:3 नहीं, चौड़ाई लंबाई तो 3 तीन अनुपात 2-3 हो जाएगा। 2-3 2:3। चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा? 2-3 और लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2 3-2। कर अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय 24 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 22 22 जुलाई 1947 जुलाई 1947। 47। कितना बार पूछा है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथर टाइग्रिस। क्या है? टाइग्रिस। अगला, करा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथर टाइग्रिस, जो देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना, ये भी पूछता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 1973 जब बाघ भारत में घटने लगा तो इसका वो अति बाघ परियोजना शुरुआत हुआ 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ताकि उसके द्वारा बाघ का संरक्षण किया जाए। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल कह कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का क्या है? प्रतीक है। प्रतीक है। इसके वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। कह भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। न्यूलम्बो न्यूसिफेरा। अगला है, कह भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेस। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है? बरगद। जिसका और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और राष्ट्रीय बाघ क्या है? बाघ के सत्यमेव जयते। हाँ सत्यमेव राष्ट्रीय जयते। बाघ क्या है? सत्यमेव जयते। जिसको हम लोग कहाँ से लेंगे? मुंडको उपनिषद से। उपनिषद से लिए गए हैं, जो कि किस लिपि में है? देवनागरी देवनागरी लिपि में। लिपि में, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ स्तंभ से से लिया गया है। सारनाथ के जो अशोक स्तंभ उसका निचोड़ में है सत्यमेव जयते लिखा हुआ, वहीं से उठा के इसको क्या है? इंडिया भारत के प्रमुख बाघ बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? बताइए। गति तेज वाला चलना और प्रतीक न्याय का। न्याय और प्रगति तो वही तो ना। न्याय दे ले तो न्याय हो जाएगा, हाँ। है ना? क्या हो जाएगा? न्याय। कह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद की पट्टी के बीच में नीले रंग का है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक स्तंभ से Yes. लिया गया है, जिसमें कितना तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। हाँ। जो किसका प्रतीक है? तो न्याय का है। किसका है? न्याय का प्रगति का। अगला है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं। शक शक संवत संवत पर है। शक संवत। शक संवत पर है। और अगला है,
और ये चैत्र महीना कब से शुरुआत होता है? चाहे थी मार्च 22 से। 22 से। 22 और अगर लीप ईयर से रहे तो 21 मार्च 21 मार्च से। तो आज का चैप्टर छोटा था, इसको आज खत्म हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहला पहुंच जाए वीडियो, ताकि आप उसे देख सकें। और अपने भाइयों के पास सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम लोग को पता चल रहा है, तो इसलिए हम लोग भी आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो नए हैं तो, और दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि डेली जो है 8 बजे वीडियो आ जाता है यूट्यूब पे मॉर्निंग में ग्रुप डिस्कशन का। और मंथली वाला जो है करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, चाहे तो आप देख सकते हैं उसको। और उसका जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा GKGS डिस्कशन चैनल पर। और टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि उसमें बहुत सारा मटेरियल हम लोग डालते हैं, और GKGS भी डालते हैं, और जो भी पढ़ाते हैं उसका और एक PDF चीज भी और डालते है, हैं। उसमें क्यूज भी चलता है हमारा, 500 क्वेश्चन डेली डालते हैं पोल वाला, तो चाहे तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें काफी मजा आएगा आपको अटेंड करने में। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।